नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है, टॉपिक्स को कवर करके। अब हम लोग बढ़ रहे हैं विश्व की भूगोल की तरफ और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें मैपिंग के साथ-साथ जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी है, दोनों को मिला करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अगर हम लोग अभी अपडेटेड सिलेबस को देखते हैं, तो उसमें आपको जो फोकस एरियाज़ इसमें देखने के लिए मिलता है, तो वो मेजर लैंडफॉर्म्स पे है ना? माउंटेन्स, प्लेटूज़, प्लेन्स, डेज़र्ट वगैरह पे है, ठीक है? उसके बाद आएगा आपको रिवर्स एंड लेक्स वाला पोर्शन, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा जो फोकस होगा वो होगा अपने फिजिकल ज्योग्राफी और उसके साथ-साथ जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ-साथ मिला करके उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश, ठीक है? अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे कि अगर हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखते हैं, है ना? तो वहाँ पे आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलता है कि भई पूरे का पूरा जो आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, वो 3 ब्रॉड डिविजन्स में बाँटा गया है। किसमें? तो आपको अगर नीचे से देखा जाए तो इनर कोर एंड आउटर कोर आपको मिलेगा, ठीक है? अब इनर कोर और आउटर कोर के केस में आपको क्या डिफरेंस आता है? तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड मीडियम है, राइट? उसके ऊपर जब आप मैंटल वाला रीजन देखते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम वहीं पे है, आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन आता है, जो कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर, राइट? इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगे, है ना? तो अब वो जब जब जो भी हम लोग लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे उन टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? उसके बाद जो हम लोग वाला एरिया है, जहाँ पे लाइफ इज़ पॉसिबल, ये हो जाता है क्रस्ट। अब क्रस्ट के भी केस में 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन आपको मिलते हैं, राइट? आई एम होपिंग कि ये एक बेसिक आइडिया तो आपको सबको ही होगा कि क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, लिक्विड आउटर कोर, सॉलिड इनर कोर, ठीक है? बट इसके बाद जब आप पहुँचते हैं क्रस्ट में, तो जो एरिया जो आज आपको कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया में आता है ना? उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड जो ओशंस के नीचे है, वो ओशियानिक क्रस्ट हो गया, ठीक? ये किनके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? तो ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, यहीं से सारा मैग्मा निकलता है, यहीं से जब भी आप कभी वोल्केनिक इरप्शन के बारे में सुनेंगे और उनका कोई वीडियो वगैरह देखेंगे, तो ये जो लावा फूट रहा होता है, वो ऐसे ही इसी पर्टिकुलर रीजन से निकल के आ रहा होता है। यहाँ पे है क्या? तो ये एक सेमी मोल्टेन मीडियम है ना? यहाँ पे आधा पिघला हुआ मीडियम है और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे चल रहे होते हैं, जिनके कारण जो ये प्लेट्स हैं, ये मूव करते हैं, राइट? अब आई एम होपिंग कि आपने ये जानते होंगे कि एक टाइम में ये पूरा का पूरा जितना भी भूभाग है, ये एक जगह कलेक्टेड था जिसको नाम दिया गया था क्या? एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम दिया गया पैंजिया। इनसे 2 डिविजन्स हुए, लॉरेशिया जिनसे आज आपका यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका निकलता है और गोंडवाना लैंड जिनसे आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ये सब जो है ना आपको रीजन्स निकलते हैं। इसी गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी सेपरेट होगा, है ना? जो जाकर के यूरेशिया के साथ टकराएगा और आज का हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शेप देगा, है ना? जिसके कारण आपको हिमालयाज़ बनते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है जिनको हम समझते हैं, राइट? तो अगर हम लोग देखें तो मेजरली अगर आपको बड़े-बड़े प्लेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलें, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी प्लेट्स, बस हम लोग जो है ना मेजर प्लेट्स अगर देखें, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन प्लेट, राइट? एंटार्क्टिक प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट प्लेट बहुत बड़ा प्लेट है ना? इसके अलावा भी हैं, तो जैसे अगर आप साउथ अमेरिका के पास में देखिएगा तो नाज़का एंड कोकोस प्लेट है, इधर में कैरेबियन प्लेट्स आ जाते हैं, इधर में फिलीपींस प्लेट, यहाँ पे अरेबियन और ईरानियन प्लेट भी आता है। बट अगर आप बड़े-बड़े में याद रख सकें, तो यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन ये सब जो कॉन्टिनेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो ईज़ी होगा आपके लिए याद रखना, ठीक है? अब इन सारे की इंटरैक्शन से ही आपको ज़्यादातर जो है लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ठीक है? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं हिमालयाज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-कौन से प्लेट्स का जो है इंटरैक्शन हो रहा है? तो इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही है ना? तो प्लेट इंटरैक्शंस भी अलग-अलग तरह के होंगे। अब उसी में अगर आप देखें इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यही सिमिलर चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है। इसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। इस जगह पे भी इसी तरीके से डाइवर्जेंस आपको मिलेगा। तो अलग-अलग प्लेट बाउंड्री से अलग-अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इनको अगर आप समझे बेसिक तरीके से, तो जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो रहा है ना? जहाँ पे प्लेट्स अलग-अलग हो रही हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? क्या? तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। ये अब जैसे कहाँ पे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है, वो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको मिड ओशियानिक रिज मिलता है। अटलांटिक के बीचों-बीच एक बहुत लंबा-सा आपको एकदम एस के शेप में
अगर आप इसको देखें तो ऑलमोस्ट एस के शेप में यहाँ पे एक आपको पूरा बड़ा सा एक माउंटेन रेंज सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है समुद्र के नीचे, ठीक है। तो ये मिड ओशियानिक रेंज आपको अटलांटिक ओशन में मिलता है, ठीक है। अब ये हो रहा है जहां पे दोनों प्लेट्स अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर आप देखिए कहीं कहीं पे जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री होगा वहां पे आपको जैसे हमारे हिमालयाज बने हैं इस तरह से आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। और जहां पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगा कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से छूते हुए निकल के जा रहे हैं, बट ना तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना तो वहां पे आपको कोई नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नाइदर कन्वर्जेंस नॉट डाइवर्जेंस, बस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टच होते हुए निकल के जा रहे हैं, ठीक है। इनसे सारे ही लैंडफॉर्म्स को असर पड़ने वाला है, राइट। इनसे ही आपको प्लेट्यूज बनेंगे, प्लेट्स बनेंगे, आपको इनसे जो है ना डेजर्ट पे असर पड़ेगा, राइट। आपको इनसे जो है ना मतलब जो है ना कौन कहाँ कहाँ पे आपको कौन से रिवर्स मिलते हैं, राइट। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि अगर ये फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, अगर हिमालयाज नहीं बने होते, ये कन्वर्जेंस नहीं हुआ होता, यहाँ पे हिमालयाज नहीं बने होते, तो आज का इंडो गैंगेटिक प्लेन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर ये जो है ना रिवर्स कैसे यहाँ पे जो है ना डिपॉजिट करने के लिए उनको कोई जगह तो मिलनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें इनसे एक दूसरे से अफेक्टेड होती हैं। जैसे आपको बहुत सारे बड़े बड़े लेक्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में मिल जाते हैं, है ना। अगर आपने नाम सुना होगा तो टंगानिका वगैरह जो है ना इसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पे क्या मिल रहा है, जो आपको दोनों प्लेट्स हैं, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट और सोमालियन रीजन वाला जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट है वो दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अरब, यहाँ पे रेड सी मिलता है, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बेसिक आइडिया हो, एक ओवरऑल कि अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ताकि आप उसके बाद की जो फैक्चुअल चीज़ों को ना समझ पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप फैक्चुअल चीज़ों को डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा, और वो करना पड़ता है ना। अपना जो यहाँ पे सिलेबस का डिमांड है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, बट अगर उसके साथ साथ आप कुछ थ्योरी एस्पेक्ट को भी समझ पाएँ तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब भी आप इस पर्टिकुलर तरह की जो इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसमें से एक एरिया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक प्लेट के आसपास का पूरा रीजन है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा वोल्केनोस देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे तरह के इंटरेक्शन से बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। इसीलिए इनफैक्ट कहा जाता है कि वोल्केनोस को कहा जाता है जियोलॉजिक आर्किटेक्ट्स हैं। ये जो है ना पूरे के पूरे आज इंडिया में जो वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस मिल रहे हैं उसका 80% फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन से ही हो पाया है, ठीक है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण हो पाया है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपको एटलीस्ट जो है ना एक आइडिया होना चाहिए कि ये मेजर रीजन्स हैं दुनिया के, और इसीलिए इस रीजन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो माउंटेन रेंजेस में मिल जाएंगे, है ना। यहीं पे आपको और भी इस तरह की जो है ना इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती हुई देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इस रीजन में आपको खूब सारे वोल्केनोज का देखने के लिए मिलेगा। इस रीजन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना लंबे लंबे रेंजेस मिलेंगे। अभी हम लोग आएंगे तो देखेंगे एंडीज और रॉकीज माउंटेन्स वगैरह भी देखेंगे इस रीजन में, ठीक है। इसी रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म भी हो रहा है। ये स्पेसिफिकली इस जगह पे हवाई के पास में, कि नीचे से वहां से जो है ना आपको लावा ऊपर की तरफ आ रही है थ्रू हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, कि ये प्लेट के बीच में है बट फिर भी वहां पे वोल्केनोज बन रहे हैं, हवाई वोल्केनोज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट ये आपको आइडिया होगा तो इससे जो है ना आगे की चीजें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रहा है यूरेशिया के साथ तो हमारे अपनी कंट्री में भी इससे जो है ना इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी अर्थक्वेक रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ ये जो एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, आपको भुज का अगर आपको अर्थक्वेक याद हो तो ये इसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अर्थक्वेक वल्नरेबल जोन में आता है ना। ये अपने पूरे हिमालयाज अर्थक्वेक वल्नरेबल जोन्स में है ना। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, तो ये अंडमान और निकोबार्स हैं क्या, दीज आर वोल्केनिक आइलैंड्स। अगर आपको अपना जो फिजियोग्राफिक डिवीजन याद हो तो यही डिफरेंस था ना कि आपको इस साइड में और इस साइड में, तो यहाँ लक्षद्वीप जो है वो कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स थे, बट आपका जो अंडमान निकोबार था ये वोल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड था, राइट। इस कारण से यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी साइड से आपको जो यूरेशियन प्लेट है, और उसके अलावा जो वहाँ पे प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उनके इंट्रैक्शन में यहाँ पे अर्कन्यूमा माउंटेन रेंज बन रहा है ना, और ऊपर जाकर के फिर
वो हिमालयस के साथ ऊपर इसमें टच कर जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे आपको इंडिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। राजस्थान के केस में कुछ एरियाज जो हैं बहुत कम वल्नरेबिलिटी वाले रखते हैं, है ना, बट यहाँ पे अपना एक सेक्शन है इधर में, है ना, जो बहुत ही हाई वल्नरेबल एरियाज में गिना जाता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ लिया, किन किन चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अच्छा किस कॉन्टिनेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, कैसे जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। पहले फिजिकल फिर पॉलिटिकल, दोनों एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, जैसे यहाँ पे आपको रॉकीज माउंटेन का मिलना, ठीक है, यहाँ पे एंडीज का मिलना, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हिमालयाज का मिलना, ठीक है, इसके अलावा और अभी कौन सा, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना, ये मिडल ईस्ट वाला पोर्शन। ठीक, तो इसमें इस साइड में है पर्शियन गल्फ, राइट, इस साइड में है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी। ठीक है, ये कौन सा रीजन हुआ, तो ये आपको हो जाता है यहाँ पे, अगर आप ऐसे बेसिक एस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाता है गल्फ ऑफ एडन वाला रीजन, है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, तो इन सब रीजन में भी अब इतना ज़्यादा इन डेप्थ में आपको ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप जब भी इमेजिन कर रहे हैं स्पेशली इंडिया और उसके आसपास के रीजन को, तो आपको क्लैरिटी हो। ठीक, तो ये जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है इस साइड में, यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है गल्फ, ये कौन सा, तो पर्शियन गल्फ से जैसे ही आप आगे निकले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में। ठीक, फिर इस साइड में आपको मिलता है कौन सा, बाब अल मांदेब स्ट्रेट। ठीक, इससे यहां पे आप ऊपर जब गए, यहाँ पे आप जब ऊपर जाते हैं तब आपको मिलेगा कौन सा, तो ये हो जाता है सुएज कैनाल। आपने नाम सुना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, किस सेंस में, क्योंकि इससे पहले यूरोपियंस को ये पूरा रास्ता लेकर के आना पड़ता था। अब आपको सीधे यहां से, आप मुंबई से अगर निकलते हैं इस साइड से ऐसे गए और आप ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, तो इन सुएज कैनाल के बनने के, ये कब बनता है, 1869 में बनता है, और आज ये किस कंट्री के हाथ में है, तो ये इजिप्ट के हाथ में है। ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप कोई बड़ी बड़ी, स्पेशली जैसे आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इजिप्ट नॉर्थ में है, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस जगह पे आपको सोमालिया वगैरह देखने के लिए मिलता है, इथियोपिया देखने के लिए मिलता है, इरिट्रिया उसके जस्ट ऊपर, फिर जिबूटी वगैरह। इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे अरब स्प्रिंग वगैरह के टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अल्जीरिया, लिबिया, ये सब देखने के लिए मिलता है, राइट। इसके अलावा इस साइड में आपको नाइजीरिया देखने के लिए मिलेगा, है ना। इस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जैसे अगर आप सुनते हैं किसी, फॉर एग्जांपल, कि आपने कहीं सुना मोरक्को, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये इस साइड का हो सकता है ना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तो बस थोड़ा सारा आप याद नहीं रख सकते, 50 से ज़्यादा कंट्रीज हैं अफ्रीका में, सब आप याद नहीं रख सकते, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सब आप याद नहीं रख सकते, बट इंडिया और उसके आसपास का रीजन और इंडियन ओशन से टच होता हुआ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो आपको जरूर ध्यान में थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक, अब इस साइड में तो आई एम होपिंग कि सबको पता ही होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस साइड में न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब ऐसे जनरली आपको देखने में लगेगा कि ये दोनों बहुत पास पास हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे हजारों किलोमीटर का फर्क, यहाँ पे फासला है इन दोनों लैंड मासेस के बीच में। ठीक, ऊपर में आप आइए तो ये आपका हो गया इंडोनेशिया, राइट। ये बहुत सारे आइलैंड्स का आपको क्या है, आर्कीपेलागो है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंडोनेशिया आ गया। ठीक, अभी इसमें अब एक नया चीज आपको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें जो करंट का एस्पेक्ट है वो आपको डायरेक्टली इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने जो है ना कैपिटल को शिफ्ट करने वाली है ड्यू टू यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इश्यूज और वहाँ पे सिंकिंग ऑफ द कैपिटल के कारण। तो ये जकार्ता अब शिफ्ट होने वाला है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऊपर में आइए, इस साइड में आपको मिलता है जापान, राइट। यहाँ पे आपको फिलीपींस मिल जाएगा। ठीक है, इस साइड में आपको ये जो कंट्रीज देखने के लिए मिल रही है, इनको माना जाता है कौन सा, तो आसियान कंट्रीज, राइट। ये हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो अगर आप अपने ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू करें तो म्यांमार हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए हैं जब हम लोग कर रहे थे इंडियाज नेबर्स में। म्यांमार से आप उधर की तरफ जाते जाते हैं तो आपको एक के बाद एक कौन कौन सा आता है, कोई आइडिया है? तो म्यांमार, फिर नीचे में आइए थोड़ा सा, आपको कौन सा मिलेगा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, राइट। सिंगापुर के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको सिंगापुर है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है।
तो जितना इंपॉर्टेंट आपको सुएज कनाल है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जितना इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जितना इंपॉर्टेंट बाबल मानदेव स्ट्रेट है, जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैनामा कैनाल आपको मिल जाता है। ये सब कुछ वर्ल्ड के बड़े चोक पॉइंट्स हैं, है ना। तो इसको आपको दिमाग में विजुअलाइज करने का धीरे धीरे आदत डालना होगा। यहाँ पे ये आपको मलक्का स्ट्रेट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आप चले जाते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन जिसको नाम है साउथ चाइना सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गए, अब इस साइड में आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको वियतनाम मिल रहा है ना। उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ आइएगा तो लाओस और कंबोडिया आ जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको मिल रहा है। यहीं पे आप अगर आप देखिए तो पपुआ न्यू गिनी, राइट, पीएनजी आपको मिल जाता है, राइट। इसके बाद ऊपर में आपको ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो आप अगर याद रखना चाहें तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू कर सकते हैं, जैसे म्यांमार, ठीक है, उसके नीचे थाईलैंड, मलेशिया, है ना, सिंगापुर, इस साइड में इंडोनेशिया आपने देख ही लिया। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको लाओस, कंबोडिया, है ना, और वियतनाम वगैरह आपको मिल जाता है। उसके अलावा ब्रुनेई वगैरह भी हैं, है ना। तो ये आपके इस रीजन के कंट्रीज हो गए। अब ये कंट्री आपको आई एम होपिंग के आइडिया होगा, ये हो गया चाइना। एक बहुत ही क्रूड सा हम आपको बना के दे रहे हैं। अब ये हम इसीलिए फिजिकल पे बना रहे हैं ताकि आप भी जो है ना इसको आप जब ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ईजी हो। जैसे इसी के बाद आपको देखिए तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप भी है, बट ये आपके लिए थोड़ा सा फिजिकल पे अगर आप बनाएं तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे आपको पॉलिटिकल पे दें थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर भी आप इजीली याद रखने में ना हमेशा कोशिश करिए कि थोड़ा सा उसमें मिसिंग चीज़ हो जिसको आपका दिमाग जो है ना वो अटैच कर सके, ठीक। तो हम लोग इस रीजन में आपको साउथ ईस्ट एशिया के बाद आते हैं चाइना की तरफ। चाइना के इस साइड में आपको कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखने के लिए मिल जाता है ना। यहाँ पे आपको जापान, ये पूरा जो है ये आपको हो गया रशिया, ठीक है। इस साइड में आपको इंडिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आई एम होपिंग कि सबको याद होगा। इसके बाद ये बहुत बड़ा कंट्री आ जाता है, ये कौन सा है, ईरान। इसी के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, ऑल्दो इसका नाम है सी, दैट इज कैस्पियन सी, बट यहाँ पे इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। अब क्यों इसको लेक कहा जा रहा है, क्योंकि इसका कोई आउटलेट नहीं है ओशन की तरफ, है ना। तो ये आपको यहाँ पे कैस्पियन सी देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अब ये ध्यान रखना है, ये है मंगोलिया, ये है कजाकिस्तान, राइट। अब इस तरह की जो डिफरेंस वाले हो सकते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं कि भाई कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, मंगोलिया जो है वो आपको रशिया और चाइना के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये पूरा रशिया हो गया। अब आप अगर यूरोप की तरफ आए तो इस जगह पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है, अगर आपने नाम सुना होगा, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, ये सब आपको मिल जाता है। इधर में अब ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको यूके और आयरलैंड मिला, राइट। इस साइड में पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। इस साइड में इटली। एटलीस्ट ये कुछ कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तो इसमें जो है ना और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे अभी ये यूक्रेन का पार्ट हुआ, तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके ऊपर बेलारूस आपको देखने के लिए मिल जाता है, फिर पोलैंड वगैरह भी है, राइट। बट एटलीस्ट जो है ना ये 5-6 कंट्रीज, स्पेशली जो G20 कंट्रीज हैं, है ना, सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो कंट्रीज हैं, उनको तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया था कि यहाँ पे इजिप्ट है। इस साइड में देखिए तो ये हो गया आपको सऊदी अरेबिया, ये है अब इसमें भी देखिए ओमान इस साइड है जो इंडिया से क्लोजर है, और दूसरे साइड अफ्रीका के साइड में आपको यमन मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रखना है, ठीक। यहाँ पे आपको इजिप्ट था, ठीक है। इस साइड में आपको मोरक्को देखने के लिए मिला, इस साइड में अल्जीरिया, लिबिया, ये सब आपको कंट्रीज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फिर नाइजीरिया वगैरह, ये हम लोग अफ्रीका कर चुके हैं। इस इधर में तरफ आइए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको आइलैंड मिल रहा है जो लास्ट 1 साल में न्यूज़ में भी है, दैट इज ग्रीनलैंड। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि न्यूज़ में है ना। किसका पार्ट है, तो ये एक्चुअली में डेनमार्क का पार्ट है, राइट। यहाँ पे ये डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, बट उनका ऑटोनोमस टेरिटरी है, ठीक। इधर में इजी है, तो ये अलास्का, ठीक है, किसका, तो यूएस का, है ना। ऊपर में कनाडा, राइट। यहाँ पे आप देखिए तो मेक्सिको, राइट। यहाँ पे आपको फिर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मिल जाते हैं, तो इसमें छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे और भी छोटे छोटे यहाँ कंट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। इस साइड में आइए तो फिर आपके लिए थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये है ब्राजील, ये है अर्जेंटीना, ठीक। इस साइड में आ जाता है चिले, राइट। और इसके बाद अब आपके लिए ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि अभी न्यूज़ में रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 2-3 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने के मिल रहे हैं, ये कौन कौन से हैं, कौन सा इसमें किस चीज़ से रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली कहाँ पे आपको वर्ल्ड के सबसे जो है ना डीप, जो सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं।
तो यहीं पे आपको कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेनेजुएला मिल रहा है, कोलंबिया मिल रहा है। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन, जैसे यहाँ पे आपको ओमान और यमन में कंफ्यूजन होता है, वैसे ही है ना, यहाँ पे आपको वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया लेने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके अपना कौन सा सेक्शन। तो एशिया से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद आई एम होपिंग कि थोड़ा सा आपके लिए ईजियर होगा। ठीक है, अब हम लोग जब जब जरूरत होगा तो इन फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप को इसमें देखते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जब भी, ऑल्दो अभी हमारे प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इसमें उतना जरूरी नहीं है हम लोग को देखने के लिए मिलता है, बट ओशन करंट्स हैव अ वेरी लार्ज इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स। इसमें से कुछ चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं, बेसिक आइडिया, जैसे कि कोई भी ओशन करंट जो यहाँ पे ना इक्वेटर से कहीं निकल करके कहीं किसी की तरफ जा रही है, तो चाहे वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, चाहे वो यहाँ से नीचे की तरफ जाए, ये वार्म करंट होते हैं। ठीक, जो भी आपको पोल से ऊपर की तरफ जा रही है, पोल से टच होके ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, या पोल से टच होके नीचे की तरफ आ रही है, राइट, यहां पे आपको हो रहा है कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये वार्म और कोल्ड करंट, इसका क्यों इफेक्ट है अगर हम आपको बताएं, तो ये देखिए, आप ये रीजन को थोड़ा सा ध्यान में लाइए। ये बहुत ही ऊपर के रीजन है, पोल्स के, नॉर्थ पोल के पास वाले रीजन है, बट यहाँ पे ठीक ठाक लोग रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको जो ये गल्फ स्ट्रीम जा रहा है, उसके बाद ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर यहाँ पे नॉर्वेजियन करंट है, ये वार्म वाटर्स लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर इतना मॉडरेट हो जाता है कि लोग सर्वाइव कर पाते हैं। यही सेम चीज आपको इस केस में भी देखने के लिए मिलेगा कि ये अलास्का करंट जो है, ये वार्म करंट है, जिसके कारण अलास्का में फिर भी थोड़े बहुत लोग रह पाते हैं, इवन दो ये काफी ऊपर है ना। तो इस तरह की चीजों में ना आपको डायरेक्ट इसका कोरिलेशन मिलेगा। अब इसी तरीके से कैलिफोर्निया बहुत गर्म इलाके में आता है, राइट, बट कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है वहां के टेम्परेचर को। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा इंडिया के साइड में आए, तो यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट। अब हमारे अपने कंटेक्स्ट में, जो मानसून के कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, उसमें ये मोजाम्बिक और अल्गुलास करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हमारे अपने एरिया में हुआ। पैसिफिक के केस में, स्पेशली एशिया के इस साइड में, तो यहाँ पे कुरोशियो करंट ये है वार्म करंट, ओयाशियो करंट है कोल्ड करंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे में देखें साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे आपको ब्राजीलियन करंट वार्म है और पेरू करंट आपको कोल्ड करंट देखने के लिए मिलता है। इस साइड में जो आपने देखा अल्गुलास वगैरह वार्म, इस साइड में अगर आप देखें तो जो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में बेंगोला करंट कोल्ड करंट है। इसका इफेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम लोग को एक चीज़ ध्यान रहे, तो ये हमारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जो है ना पर्टिकुलर एरियाज के, जो है ना वहाँ पे, स्पेशली जैसे हम लोग पोर्ट्स जब पढ़ेंगे, राइट, जब हम लोग पढ़ते हैं कि अच्छा यहाँ पे कितना लोग सर्वाइव कर पाते हैं, डेंसिटी हमेशा कम होगी, राइट। क्यों? क्योंकि ऐसे एरियाज में कम ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं, कम ही पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है। उसमें भी जितना डेवलपमेंट हो जाता है, उतने जो है ना आपको पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे आपको नॉर्मलाइज होने लगती है। बट लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह के जो है ना वार्म वाटर्स वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक, अब ये सब बेसिक आइडिया हम लोग अगर ले लेते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के समझे बगैर ना आप ये सब जो इसके बाद वाले जो फैक्चुअल एलिमेंट्स हैं उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाइएगा। ठीक है ना, अब हम लोग आ रहे हैं अपना एशिया की तरफ। ठीक, ये जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि भाई ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, ये सब तो आई एम होपिंग कि सबको ही पता होगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, पहली बात, इसका नाम कैसे पड़ता है, इसका नाम का मतलब क्या है, किस लैंग्वेज से इसका नाम आता है। अगर हम बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, क्या लगता है आपको, एनी आइडिया? अगर आप इसको देखिएगा, तो ये जो पूरा रीजन है, इसका नाम का जो रूट वर्ड है, जो एशिया का रूट वर्ड है, वो होता है असु। ठीक, ये हिब्रू लैंग्वेज का रूट वर्ड हुआ, जो मतलब क्या होता है, द राइजिंग सन। ठीक, तो द राइजिंग सन जो है, इसके रूट वर्ड का मतलब हुआ, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये ईस्टर्न साइड में होगा, तो ये जो ज्यूइश लोग हैं, इनके ही हिब्रू लैंग्वेज होती है, उसमें जो है ना इस एरिया को क्या किया गया, एशिया के नाम दिया गया। ठीक, बहुत बड़ा रीजन है, 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का यहाँ पे लैंड देखने को मिल रहा है। तो जितना भी लैंड है पूरी की पूरी दुनिया में, 1/3 ये एशिया के अंदर ही आता है। पॉपुलेशन वाइज अगेन सबसे बड़ा यहाँ पे, अगर जहाँ पे इंडिया और चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हों, है ना, वहाँ पे आपको जो है ना पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होना ही है, तो 4 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहीं पे आपको हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ भी मिल रहा है, कौन सा, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स इट इज। किस में आता है, तो ये आपको जो है ना फोल्ड माउंटेन्स में आएगा, हिमालय आर फोल्ड माउंटेन, और ये अभी भी इंक्रीज कर रहा है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में आता है। ठीक,
लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड ये भी यहीं पे मिल रहा है, कौन सा है, तो डेड सी। अब इस तरह के जो है ना बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए तैयार रहना है कि भाई लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड, हाईएस्ट पॉइंट ऑन लैंड, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, कितना है, तो 396 मीटर्स बिलो सी लेवल। ठीक, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 1000 मीटर वगैरह में, बट हाँ, तो अब इसमें ऑप्शन भी हो सकता है कि इस तरह का ना कुछ उल्टा सीधा जो है ना उसमें दिया हुआ हो। क्लोज वाले में इसमें ध्यान रखना है 396 मीटर्स बिलो सी लेवल। ठीक, इसी में अगर आप देखिएगा तो कौन से रीजन ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा बारिश आपको मिल रही है, तो ये आपको मिलता है चेरापूंजी और मौसिनराम में, है ना। ये ऑफ कोर्स इंडिया में आपको मेघालय प्लेटू में मिलता है। और अगर गारो खासी जयंतिया में से किस में आपको मिलेगा, ये कोई बता पाएगा, एनी आइडिया, क्या लगता है, गारो खासी जयंतिया में से कौन से वाली स्पेसिफिक जो है ना इसमें से आपको ज्यादा यहाँ पे बारिश होती हुई देखने के लिए मिल रही है? ये आप अगर कमेंट सेक्शन में बता पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, इसका मतलब कि लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया था। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज लेक बैकल, जो कि आपको रशिया में देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयस, ये बहुत ही ईजी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज आपको कौन सा, तो सुंदरबंस, ये आपको बांग्लादेश और इंडिया शेयर करते हैं। हम लोगों ने जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम देखा था तो उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, राइट। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि मेजर सिविलाइजेशंस आपको इसी में है, तो इंडियन, चाइनीज, मेसोपोटामियन सब आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इजिप्शियन जो है वो आपको अफ्रीका की तरफ चला जाएगा, है ना। इसमें ही थोड़ा सा क्लैरिटी रखना है कि भाई मेसोपोटामियन है क्योंकि वो इराक का रीजन को बोलते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर मेजर रिवर्स में अगर देखें तो इंडिया में ऑफ कोर्स इट विल बी गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ये हम लोग कवर किए हुए हैं। अगर आप चाइना की तरफ जाएं तो यांगतीज और हुआंगहू, है ना। अगर आप मेसोपोटामिया जो आज का इराक वाला रीजन है तो वहां पे यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, राइट, ये सब आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आपको मेकोंग मिलता है। मेकोंग कौन सा रीजन हुआ, ये साउथ ईस्ट एशिया में बहने वाली रीजन हुआ, है ना। इरावदी रिवर है, ये भी अगेन आपको साउथ ईस्ट एशिया में आपको बहने वाली रिवर मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स होंगे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसमें एशिया का मैप में अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें तो देखिए इस साइड से आपको मिलता है ब्रह्मपुत्र, यहां से गंगा, राइट, यहां से ही आपको मान लेते हैं इंदस। ठीक है, फिर इसी ये तीन आपको इस साइड में हो गए। इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में आपको अगर दो जोड़ना चाहें तो इरावदी और मेकोंग आपको मिलेगा। चाइना में यहाँ पे आपको यांगतीज और हुआंगहू मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आप इराक के पास में, है ना, यूफ्रेटिस और टिग्रिस मिल जाता है, राइट। इस तरह के आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको और भी है, वोल्गा वगैरह भी आपको ऊपर मिलता है ना, इब है, ओंग है, ये सब भी है, बट एटलीस्ट ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके बाद हम लोग अब एशिया में देखते हैं कि मेजर रिलीजन्स आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें आपको हिंदुज्म से लेकर के इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, है ना, बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन्स आपको मिल जाते हैं, जुदाइज्म वगैरह, जैनिज्म, है ना, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा कि भाई ये कैसे अलग है यूरोप के साथ, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका पूरा भूभाग देखिएगा तो ये तो एक सिंगल लैंडमास देखने के लिए मिलता है ना। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई यूरोप जो है एक सब कॉन्टिनेंट है एशिया का, जैसे इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट है एशिया का, उसी तरीके से यूरोप भी एक सब कॉन्टिनेंट है। बट चूंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोग इसको अब मानते हैं कि भाई यूरोप एक अलग सेपरेटेड कॉन्टिनेंट है, तो ये किन चीज़ों से अलग हो रहा है, अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ पे फोकस करना कि यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के मार्कर्स हैं। जैसे कि इस साइड में आ गया मेडिटेरेनियन, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट हुआ। इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लैक सी देखने के लिए मिल रहा है, और यहीं पे टर्की वाला रीजन है जहां पे आपको दो स्ट्रेट्स मिलते हैं, बॉस्फोरस और डार्डेनल्स। ठीक है ना, तो वो आपको अलग हो रहे हैं किससे, क्यों, तो यहाँ पे आपको इस साइड में टर्की का, इस्तांबुल का आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर में आपको कवर करता हुआ यहीं पे आपको जो दो स्ट्रेट्स मिलते हैं, है ना, कौन कौन सा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और डार्डेनल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ब्लैक सी आया, उसके बाद आता है आपको कॉकस माउंटेन्स, है ना, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉकस माउंटेन्स। ठीक है, फिर आपको आता है कैस्पियन सी, राइट, कैस्पियन सी के बाद आप ऊपर की तरफ गए तब आपको मिलेगा यूरल माउंटेन्स। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन, ठीक है, फिर इसमें आपको आया कौन सा यहाँ पे, तो स्ट्रेट्स आते हैं बॉस्फोरस और डार्डेनल्स, फिर आता है
ब्लैक सी, राइट, फिर कॉकस माउंटेन्स, ठीक है, फिर आपको कैस्पियन सी एंड ये फिर यूरल माउंटेन्स। अब ये एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि अच्छा ठीक है, इन इन तरीकों से या इन जो है ना मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमेना से आप अलग हो रहा है क्या, तो यूरोप और एशिया में डिवीजन आपको क्रिएट होता है, ठीक है। अफ्रीका से कैसे अलग हो रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगर इसमें स्पेसिफिकली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एक साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि यहाँ पे रेड सी है ना, तो एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको रेड सी देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरा ये जो सुएज कैनाल वाला एरिया है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है क्या, तो यहाँ पे आपको साइनाई पेनिनसुला मिलेगा, राइट। तो ये जो रेड सी है ये एक तरीके से अलग कर रहा है एशिया को किससे, अफ्रीका से। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, फिर ईरानियन प्लेट है, और फिर आप यूरेशियन प्लेट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यूरल्स, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स है ना, कैस्पियन सी, इसके बाद ब्लैक सी, ये सब सारा स्ट्रेट्स वगैरह होते हुए मेडिटेरेनियन की तरफ आए, मेडिटेरेनियन के बाद सुएज वाला एरिया आया, और उसके बाद रेड सी आया जो कि इसको अफ्रीका से अलग किया। नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिलेगा अलास्का और रशिया के बीच में आपको बेरिंग स्ट्रेट आता है, ठीक है। तो अलास्का और रशिया के बीच में आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने के लिए मिलता है। इसमें ध्यान रखना है कि ये ज्यादातर जो पूरा का पूरा लैंडमास है एशिया का वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, कुछ पार्ट को छोड़ के, राइट। तो ये जो कुछ इंडोनेशियन आइलैंड्स को छोड़ करके ये ज्यादातर जो है ना, ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही मिलता है, राइट। बस हाँ, कुछ आइलैंड्स हैं इसमें इंडोनेशिया के जो आपको इक्वेटर के नीचे आ जाते हैं, तो कुछ पार्ट आपको सदर्न हेमिस्फेयर का भी मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर आप लैटिट्यूडनली देखें इसको एक तरीके से, तो यहाँ पे आपको कितना एरिया कवर हो रहा है इसमें, अगर आप इसको लैटिट्यूडनली देखने का कोशिश करें तो एक साइड में आपको इंटरनेशनल डेटलाइन देखने के लिए मिलता है ना, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेटलाइन जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये तो आपको ऑफ कोर्स लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनली वाइज यहाँ पे आपको कितना हो गया कि भाई 170 180 डिग्रीज वेस्ट तक चला गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो प्रॉपरली ना ये जो रीजन है यहाँ पे अगर ये किंक नहीं हो, ठीक है, तो ये आपको इस साइड में आ जाता है प्रॉपरली, अगर आप कहिएगा तो आपको वेस्टर्न हेमिस्फेयर का पोर्शन में भी चला जाता है, ठीक है। बट हम लोग जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन को रखे हुए हैं ताकि इस तरह के जो कंफ्यूजन ना हो, है ना, नहीं तो ये प्रॉपरली आपको 170 डिग्री वेस्ट में चला जाता है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो, ठीक। इस साइड में कितना है, तो ये है, अगर इस जगह से इसको नापा जाए तो ये 25 डिग्री ईस्ट तक आपको देखने को मिलेगा। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 25 डिग्री ईस्ट से लेकर के 170 डिग्री वेस्ट तक, ये हो गया 25 डिग्री ईस्ट। अब ये ईस्ट वेस्ट हम लोग कैसे ले रहे हैं, याद है, थोड़ा सा अगर हम आपको याद दिला दें तो इसमें आप 2-3 मेजर लाइंस को देखते हैं, है ना। एक आपको आ जाता है जो यूके से जाता हुआ प्राइम मेरिडियन, और ये जो बीचों बीच जा रहा है इक्वेटर, है ना, इनसे हम इन लोग को नाप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया इक्वेटर जिसको हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, और ये अपना हो गया प्राइम मेरिडियन, राइट। तो अब इसके तरफ जो भी सारा हुआ वो ईस्ट हो गया, इसके इधर वेस्ट हो गया, इसके ऊपर जितना भी हो गया तो नॉर्थ, इसके इधर जितना हो गया तो साउथ, ठीक है ना। अब इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर जो एशिया है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ इंडोनेशियन आइलैंड्स को छोड़ करके, ठीक है। ज्यादातर जो आपको एशिया है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, बस कुछ पार्ट्स हैं जो आपको 170 डिग्री वेस्ट इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि ये कुछ पार्ट जो है वो इनका इनफैक्ट आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी जाकर के उसमें आपको उनका प्रोट्रूजन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनली एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। लैटिट्यूडनल देखें तो अब चूंकि कुछ आइलैंड्स हैं जो साउथ साउथ में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेटर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आइलैंड्स हैं वो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री साउथ से लेकर के कहाँ तक, तो 80 डिग्री
नॉर्थ तक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ तक आपको ये पूरा कवर होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर आपको यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट मिल जाता है ना। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे बाबल मालदीव स्ट्रेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेट्स हो गए। इसमें अगर हम लोग इसमें देखें कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, तो रशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक बैकल। ये आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा लेक आपको यहाँ पे कैस्पियन सी देखने के लिए मिल रहा है, राइट। कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया न्यूज है ना। स्पेशली यहाँ पे देखिएगा तो अजरबैजान आपको मिलेगा, अर्मीनिया मिलता है, इस साइड में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान मिल रहा है, राइट। ईरान में अभी ऑफकोर्स न्यूज में काफी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से ना ये आपको पूरा का पूरा ये पूरा रीजन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लेक बैकल आपको कहाँ है, रशिया में मिल जाता है। कैस्पियन सी मिल गया। इसी के पास में आपको एरल सी मिलता है, कजाकिस्तान के पास में, है ना। यहाँ पे आपको एरल सी मिलता है, बहुत ही ज्यादा अभी जो है ना श्रिंक कर रहा है, ठीक है। फिर लेक बल्कश है, ये सब और भी लेक्स हैं, है ना, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर आप देखें तो आपको याद होगा, यहाँ पे आपको चिल्का लेक देखने के लिए मिल जाता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लेक्स आपको मिलेगा। अगर आइलैंड वाइज देखें तो कौन कौन से मेजर आइलैंड कंट्रीज हैं इसमें, तो अगर हम लोग आइलैंड के कंटेक्स्ट में देखें, ये है लेक बैकल, ऑलराइट। अब इसमें अगर आइलैंड वाइज देखें तो सबसे प्रोमिनेंट वन ऑफ द आइलैंड्स इसमें से देखने के लिए मिलता है। अगर आप देखें तो एक हो गया यहाँ पे इंडोनेशियन आर्किपेलागो और दूसरा है जापानीज आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो इंडोनेशियन आर्किपेलागो में ही आपको जावा, सुमात्रा, ये सब मिल जाता है। ऊपर में जापान के जो आइलैंड्स हैं उनका भी अपना एक पूरा क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो आपको होक्काइडो ऊपर है या क्यूशू ऊपर, ये सब आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जापानीज आइलैंड ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा है, तो अगर आप इंपॉर्टेंट आइलैंड हम लोग के लिए देखें एग्जाम के लिए, तो जापान के जस्ट नीचे और चाइना से बिल्कुल बगल में आपको ताइवान मिलता है। ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के नीचे आपको फिलीपींस आइलैंड ग्रुप मिल रहा है, राइट। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे एक श्रीलंका भी आपको देखने को मिल गया। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे आपको मालदीव्स देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके आइलैंड ग्रुप्स मिल जाएंगे। इसमें इंडोनेशिया और जापान जापान जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ताइवान एंड फिलीपींस आपको आता है, ठीक। अब आपको प्लेटूज कहाँ पे मिलते हैं, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसी में आपको डेक्कन प्लेटू मिल जाता है, राइट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटू है। उसके बाद अरेबियन प्लेटू इज अ इंपॉर्टेंट प्लेटू, राइट। अरेबियन प्लेटू बिकम्स अ इंपॉर्टेंट प्लेटू। इसके अलावा कौन सा, याद करिए हम लोग जब अपना क्लाइमेट वाला पोर्शन कर रहे थे, मानसून वाला, तो हमने देखा था टिबेटन प्लेटू है यहाँ पे, राइट। ये बिकम बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेटू क्या होता है, तो दिस इज अ रेज लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, राइट। तो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एक रीजन होता है पेनिनसुला। हम लोग अपना कहें ना कि पेनिनसुलर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ रीजन। ये आपको कौन कौन सा इंडिया में मिलेगा ज्यादा, तो एक तो आपको इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक ही मिल गया, राइट। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा लैंडमास आपको मिल रहा है कोरियन रीजन में, जहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मिल रहा है, विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो आपको कोरियन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। एक और देखिए यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको अरेबिया मिल रहा है, अगेन सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, है ना। तो यहाँ पे रेड सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन और इधर से होता हुआ पर्शियन गल्फ। ये अरेबियन पेनिनसुला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आपको किसमें, तो एशिया। अब रिवर सिस्टम्स को अगर देख लें यहीं पे, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक कवर किया हुआ है, तो अभी हम लोगों ने बेसिक आइडिया लिया था। तो चलिए, गंगा के केस में क्या हो जाता है, तो आपको निकल रही है इंडिया से, फिर बांग्लादेश की तरफ जा रही है ना। तो इंडिया और बांग्लादेश शेयर कर रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम को। इसके अलावा इंडस जो है वो यहाँ से निकलती हुई और फिर नीचे की तरफ आपको आ रही है। तो इसमें चाइना, इंडिया और आपको पाकिस्तान उसको शेयर करती हैं। इसी तरीके से यहाँ से आपको निकलती हुई और बांग्लादेश में जाने वाली ब्रह्मपुत्रा हो जाती हैं। तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश उसको शेयर करती हैं ब्रह्मपुत्रा को। हुआंगहो और यांगतीज दोनों ही आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे जाती हुई देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो ये आपको हो गई चाइना की रिवर्स, हुआंगहो और यांगतीज, है ना। अगर आप टिग्रिस और यूरोफ्रेट्स याद हो तो वो इराक में आपको मिल रहा है, राइट। टिग्रिस और यूरोफ्रेट्स, है ना। इसी के आसपास में आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। इसमें अगर देखें तो इराक, टर्की और सीरिया मिल करके इन तीनों इसमें जो है ना पूरे रिवर सिस्टम को कवर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमने बात किया था मेकोंग रिवर। अब ये आपको बहुत सारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मिला के होता है। तो चाइना से आपको शुरू होता हुआ
फिर थाईलैंड, राइट, तो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सारे रीजन से ये होती हुई जाकर के मिल रही हैं वियतनाम में, फिर फाइनली यहाँ पे नीचे जाकर के खत्म हो जाती हैं। ठीक, अब रशिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसमें अगर आपको 2 या 3 याद रखना हो तो ऑब है, येनेसी है और लेना, राइट। तो ऑब, येनेसी और लेना बिकम रियली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रशिया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो ये अब किधर की तरफ जा रही हैं, तो जनरली स्पीकिंग आप देखिएगा कि कुछ यहाँ जो रिवर्स है ना, ये ऊपर की तरफ आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन सी हैं, तो ऑब, येनेसी और लेना आपको रशियन रिवर्स में आ जाती हैं। ठीक है, इज दैट ऑल? इसमें आप स्पेसिफिकली फोकस किस चीज पे थोड़ा सा रखिएगा कि जब भी आप इन सब की बात करते हैं तो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी जब हम लोग लोकेशन एक्सटेंड किया था फर्स्ट वाले उसमें वीडियो में, तो वहाँ पे भी इसको देख लिया था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज को ज़रूर ही आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। ठीक, अब इसी में देखें तो जैसे अगर कुछ कुछ बेसिक एस्पेक्ट हर यहाँ के अपने नेबर्स के बारे में, तो भूटान के केस में आपको क्या मिलेगा कि भाई इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, है ना, चाइना और इंडिया के बीच में आपको सिचुएटेड मिल जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, राइट। इसमें अगर आप देखें तो जो पूरा का पूरा एरिया है वो बहुत ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भरा हुआ है ना, हम उनसे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेते भी हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा भूटान को लेकर के इस तरह के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आए नेपाल की तरफ, अगेन लैंडलॉक कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसी के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर पे हैं, राइट। तो अगर आप इस साइड से शुरू करें तो आपको कौन कौन सा, उत्तराखंड, फिर नीचे में यूपी, फिर इधर में बिहार, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको कौन कौन से यहाँ पे अपनी जो स्टेट्स के साथ कवर हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप इसके मेजर पीक्स देखें तो इसमें ऑफकोर्स माउंट एवरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ अब जैसे जो ऑब्वियस होगा ना वो आपसे जनरली नहीं पूछेगा, तो अन्नपूर्णा पूछ सकता है, राइट। अन्नपूर्णा पूछ सकेगा कि भाई ये नेपाल हिमालयज में है किसमें, इसी में फिर गौरी शंकर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ना थोड़ा सा अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेकर के थोड़ा हम लोग को ज़्यादा फोकस भी रखना है। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान को, अब इसके बारे में आपको ना जनरली पाकिस्तान को लेकर के अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होती हैं, बट इसमें आपसे पूछ देगा कि वे विच ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज इज नोन एज लैंड ऑफ कैनाल्स, तो ये आपको किसके साथ एसोसिएट करना है, पाकिस्तान के साथ, है ना। इसमें अगर आप देखें तो मेजर जो माउंटेन रेंजेस हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन सा, तो किरथार, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज। ठीक है, इनका अब ऑफ कोर्स इतना इन डेप्थ में आपसे नहीं जाने का पूछेगा, बट इसका एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आपको आता है, स्पेशली वो बलूचिस्तान रीजन के साथ, है ना। तो किरथार और सुलेमान जो है वो आपको बलूचिस्तान रीजन के ऑलमोस्ट एक नेचुरल बॉर्डर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उस सेंस में हो जाता है। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो हाईएस्ट पीक आपको किस रेंज में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है हिंदू कुश रेंज में, तिरिचमीर करके। ठीक है, इसी में आपको बोलान पास, खैबर पास आपको रीजन्स मिलते हैं, है ना, पाकिस्तान में आपको। तो ये बोलान और खैबर हम लोग हिस्टोरिकल इसमें भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से इन्वेडर्स आया करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है आज, पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, स्वात वैली जो आपको ऊपर के पोर्शन में मिल रहा है, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ पाकिस्तान में, उसी को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर है, राइट। तो इस कारण से आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि अच्छा जो ऑब्वियस है उसके अलावा क्या क्या आपसे पूछ सकता है। चाइना के केस में अब हम लोग जानते हैं कि भाई जितने भी बड़े कंट्रीज हैं उसमें से टॉप 5 कंट्रीज बाय एरिया में चाइना आपको 4th पे आता है। इसके ऊपर कौन कौन से हैं, तो रशिया, कनाडा, यूएस, राइट। और बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है कनाडा, यूएस और चाइना में, है ना। ये आपको याद होगा जो हम लोगों ने वो पूरा पॉपुलेशन वाला किया था, उसमें जो है ना लोकेशन एंड एक्सटेंट वाला किया था। ठीक है, इसी में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज अगेन थोड़ा अलग से याद रखना होगा कि चाइना में आपको जुंगारिया बेसिन मिलता है, दैट इज द गेटवे बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर एथनिक ग्रुप है वो हान चाइनीज हो जाते हैं। 90% ऑफ चाइनीज आर हान चाइनीज, राइट। अब कैसे ये डोमिनेंट बनते हैं, ये पूरी एक बहुत ही ब्लडी कहानी है, बट आज के सेंस में हान चाइनीज आर कवरिंग 90% ऑफ आवर एथनिक ग्रुप्स इन चाइना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेजर्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो एक है गोबी डेजर्ट, एक है तकलामकान डेजर्ट, है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गोबी एंड तकलामकान आर एसोसिएटेड विथ किससे, चाइना। अगेन उसके नीचे फिर आएगा आपको टिबेटन प्लेटो, राइट।
माउंटेन्स कौन कौन सा, तो ऑफ कोर्स हिमालयाज हम उनके साथ ही शेयर कर रहे हैं। और फिर आपको इस पर्टिकुलर रीजन में जो जस्ट तिब्बतन प्लेटो के ऊपर वाला रीजन होगा वो होगा वहां पे तियानशान माउंटेन्स। ठीक है, तो तियानशान माउंटेन्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। इसी में आपको यांगतीज और हुआंगो मिलता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो बांग्लादेश और श्रीलंका के केस में, अब ये देखिए थोड़ा सा ना अलग सा है, मैपिंग वाले इसमें ना क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। तो बांग्लादेश को कहा जाता है, अब इसी में देखिएगा कि इंडिया में ना 10,000 रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है, बट बांग्लादेश का इतना प्रिडोमिनेंट वो पार्ट है रिवर्स कि इनको लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। यहीं पे आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो हम लोग इंडिया के साथ शेयर करता है, ये सुंदरबन से आपको देखने के लिए मिलता है। इसी में लार्जेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड आपको मिल रहा है, जिसका नाम है कॉक्स बाजार। यहाँ पे रोहिंग्या इशू को लेकर के अभी ये न्यूज़ में था, इसलिए आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। इसमें जो मेजरली अगर आप देखिएगा तो 2-3 ही इसमें जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। ऑफ कोर्स चूंकि फर्टाइल लैंड है, बहुत सारे रिवर्स हैं, तो एग्रीकल्चर और इसके अलावा टेक्सटाइल में, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको सेंटर्स देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। इसी में अगर आप देखें तो चिटगोंग जो है वो इनका लार्जेस्ट सी पोर्ट हो जाता है ना। तो ये सब हमारे जो है मेजर एरियाज हो जाएंगे भूटान को बांग्लादेश को लेकर के। नेक्स्ट आपका आता है श्रीलंका। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि श्रीलंका को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो या तो रत्न द्वीप के नाम से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, और आपसे पूछ सकता है लैंड आइलैंड ऑफ जेम्स, राइट। तो विच ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज इज नोन एज आइलैंड ऑफ जेम्स, इट इज श्रीलंका, रत्न द्वीप, ठीक है। पार्क स्ट्रीट जो है वो इसको सेपरेट करेगा इंडिया और श्रीलंका को, है ना। यहाँ पे आपको इसी को जो है ना राम सेतु के नाम से भी आप सुन रहे होंगे, है ना। कहीं कहीं पे आपको एडम्स ब्रिज के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फिर लॉन्गेस्ट रिवर आपको कौन सा यहाँ पे मिल रहा है। अब ये देखिए कि कई एक बार ना आपको इस तरह के दक्षिण गंगा आपको यूज होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस रिवर के साथ आप उसको एसोसिएट करके देखे थे, गोदावरी के साथ, है ना। अब यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा है ना। यहाँ पे आपको महावली गंगा मिल रहा है, राइट। ये कहाँ का है श्रीलंका का, ठीक है। तो गंगा का इंपॉर्टेंस सिर्फ समझिए कि सिर्फ इंडो गैंगटिक प्लेन्स के कंटेक्स्ट में नहीं है, बट ये कल्चरली इतना रिच इसका कंसेप्शन है ना कि देखिए आपको श्रीलंका में भी गंगा के नाम से आपको रिवर मिल जा रही है, ठीक है। और वो उनकी लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट। हाईएस्ट पीक आपको कौन सा मिल रहा है, अब ये इस तरह के जो है थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पीदुरु तल गल, ठीक है, वहाँ पे सिन्हलीज नाम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, बट हाँ अगर इसमें कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार बोलने का, तो धीरे धीरे याद हो जाता है। थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपनी तरफ से सही प्रोनाउंसिएशन करने का। ऑफ कोर्स दीज आर टफर प्रोनाउंसिएशंस, क्योंकि हम लोग इनको रोज़ नहीं बोलते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पिदुरु तलगल, राइट। ये इनके हाईएस्ट पीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वुड बी द कंट्रीज ऑफ म्यांमार एंड इंडोनेशिया। अब म्यांमार आपको ईस्टर्न साइड में हो गया, है ना। तो ऊपर में देखिए तो नमामि याद होगा, दैट इज अरुणाचल के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसके बाद किन के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, म्यांमार के साथ। सो दिस इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, राइट। सो विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, इट इज म्यांमार, है ना। यहीं पे आपको अर्कनयुमा रेंज, जिसका जो है एक्सटेंशन जाकर के आपको क्या बनाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बनाता है, ठीक है। सो अर्कनयुमा रेंज इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, जो नीचे तक जाकर के आपको अंडमान एंड निकोबार बनाता है, ठीक। यहीं पे आपको इरावदी और साल्वीन रिवर बेसिन मिलता है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसके साथ जुड़ा जाए तो यहाँ पे आपको राइस बाउल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है, ठीक। इंडोनेशिया की तरफ आते हैं। ये हमारा जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है उसके बाद जो पूरा का पूरा कंट्री शुरू होगा सुमात्रा के बाद, है ना। तो सुमात्रा, जावा, अपना ये सब आपको आ जाता है इंडोनेशिया में। इट इज बाली वगैरह इंडोनेशिया के पार्ट हो जाते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट आर्किपेलगो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 13,000 आइलैंड का ये ग्रुप है, जिसमें से 6,000 आइलैंड इनहैबिटेड आइलैंड हैं, जहाँ पे एक्चुअली में ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है आज, ठीक है ना। सो 13,000 आइलैंड का ये पूरा मिल करके ये कंट्री बना रहा है। इसी में अगर आप देखें तो मेजर इसमें जो आइलैंड्स हैं वो हैं जावा, सुमात्रा, बाली, सुलावेसी एंड बोर्नियो, ठीक है। जिसमें बोर्नियो जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, जहां पे अब नई कैपिटल शिफ्ट होकर के जाने वाली है, ठीक। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसी पर्टिकुलर रीजन में आपको कारकाटुआ वोल्केनो मिलता है ना। इसी इसमें जो आप देखिएगा तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर भी है ना। इट इज द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। ऑफ कोर्स कौन कौन से कंट्रीज के बाद होंगे, कोई आइडिया है? जैसे मानते हैं हम लोग कि अगर अपडेटेड फिगर्स के हिसाब से इंडिया टॉप पे है, उसके बाद चाइना है, ये 3rd नंबर पे कौन सी है कंट्री? लेट्स सी, कोई गेस कर पाएगा?
बहुत ही फेमस, आई एम होपिंग कि बता पाइएगा किसकी है 30 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन, 3.5 यहाँ पे 3.5 में ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास किसकी हो जाती है? इट इज़ यूएसए, राइट? तो वो सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना? सो दिस इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट वुड बी अब थाईलैंड। अब थाईलैंड के केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये थाईलैंड अभी जो है ना कुछ कुछ कारणों से न्यूज़ में भी रहा है लास्ट 1-2 साल में, तो यहाँ पे आपको मिलता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। अब देखिए यही लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, इस तरह के आपके डिफ्रेंसिएशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक? इस जगह पे आपको खोरट प्लेटो मिल रहा है, मेकॉन्ग रिवर के बारे में हमने बात किया, वो इस जगह से आपको जाती हुई देखने के लिए मिलेगी, राइट? इसमें आपको जो क्लाइमेटिक टाइप है वो है सवाना टाइप क्लाइमेट, है ना? तो यहाँ पे सवाना टाइप क्लाइमेट विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये इक्वेटर के पास वाले रीजन में आपको मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसमें जो साउदर्न पार्ट में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि इनका जो नेशनल सिंबल होगा वो है एलिफेंट, है ना? और इट देन ओपन्स इनटू द गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है? ये हो गया अपने आसपास के कंट्रीज वाले पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग चलते हैं जापान की तरफ, राइट? अब जापान में इसका नाम है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और यहाँ पे 4 मेजर आपको ग्रुप्स देखने को इसमें आइलैंड्स मिलते हैं, है ना? जिनको मिल करके आइलैंड ये जापानीज आइलैंड ग्रुप बनता है। कौन सा? तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु एंड शिकोकू, राइट? तो इसका एक पूरा का पूरा जो है ना आपको क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, इस तरह से भी थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। और इसमें 4 मेजर आइलैंड्स तो एटलीस्ट और भी हैं, बट ये 4 मेजर जो बड़े बड़े हैं इनको ज़रूर आपको याद रख सकते हैं। यहीं पे आप चूंकि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस एरिया में ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको जो बहुत लंबे टाइम से इंडस्ट्रियल सेंटर्स मिलता है, तो उससे जुड़ा हुआ है यहाँ के पोर्ट्स, दैट इज योकोहामा, है ना? कोबे, नागोया एंड ओसाका, राइट? इसमें अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इस कंट्री का फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है? 67%, इनफैक्ट 2/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट ओनली। कितने जगह पे आपको जो है एग्रीकल्चर हो रहा है? ये 14% ऑफ द लैंड पे सिर्फ एग्रीकल्चर हो पा रहा है, ठीक है? उसका कारण भी ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस टेरेन है यहाँ पे, आपको जो है ना जिस तरह का टेरेन मिलता है उस तरह का एग्रीकल्चर हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा इसमें। बट 67% अंडर फॉरेस्ट, ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट? एंड इट इज़ प्रोन टू क्या? तो यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामीज और वोल्केनोज वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। सो दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू जापान। अब ये सारे आपके जो हैं ईस्टर्न साइड में हो गए, है ना? अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं किस में? तो सऊदी अरेबिया और ईरान को लेकर के, ये दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना? इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह समझ लिया कि अच्छा भाई यहाँ पे ये अरेबियन आपको जो है ना प्लेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ईरानियन प्लेट्स मिल जाते हैं, ये सब तो बेसिक एस्पेक्ट है। अगर आप देखें कि इस पूरे के पूरे रीजन में, इस पूरा वेस्ट एशिया वाले रीजन में, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ वेस्ट एशिया, राइट? तो आपको ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा कंट्री जो है, सबसे प्रिडोमिनेंट कंट्री आपको सऊदी अरेबिया मिलता है, ठीक? यहाँ पे एक साइड में आपको रेड सी, दूसरी साइड में पर्शियन गल्फ मिल रहा है ना? इसी जगह पे आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी पोर्ट और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट मिलता है, दैट इज जेद्दा, राइट? तो ये अगर आप देखें तो जेद्दा जो यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया में मिल रहा है, ये लार्जेस्ट सी पोर्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट दोनों ही हो जाता है, ठीक है? फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल आपको जो है एंड प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर दोनों ही आपको सऊदी अरेबिया है, ठीक है? रिजर्व्स नहीं, रिजर्व्स के केस में इट इज वेनेजुएला, ठीक है? बट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर आपको सऊदी अरेबिया हो जाता है, राइट? इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मक्का और मदीना के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है? अब हम लोग चले अगर ईरान की तरफ। ईरान के केस में आपको कुछ कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स क्या देखने के लिए मिलेगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईरान, इट इज द मोस्ट पॉपुलस वेस्ट एशियन कंट्री, राइट? अब देखिए अभी तक हमने कहा कि भाई ये लार्जेस्ट जो है कंट्री इन अरेबियन पेनिनसुला था, वो था सऊदी अरेबिया। बट जब वेस्ट एशियन कंट्री में कहें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईरान में आपको मिल रहा है, ठीक है? इसमें आपको बॉर्डर्स अगर देखें तो एक साइड में पर्शियन गल्फ है, नीचे में आपको साउथ में, और जहाँ पे आज सारा आपको अभी वॉर वाला सिचुएशन दिख रहा है, और ऊपर में कैस्पियन सी को भी ये टच करता है ना? इस इज अ वेरी सिस्मिकली एक्टिव एरिया। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स वगैरह भी बीच बीच में सुनने के लिए मिल जाएंगे, है ना? इसी में अगर आप देखें तो स्पेशली जो नॉर्दर्न ईरान है, वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि फॉरेस्ट मिल रहा है, और ईस्ट की तरफ डेजर्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज इज हैविंग डेजर्ट इन द ईस्ट एंड नॉर्थ में आपको फॉरेस्ट मिल रहा है और नीचे में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया, तो ये आपको ईरान के बारे में बात हो रही है।
ठीक, यहीं पे आपको लूट डेजर्ट है जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर देखने के लिए मिलती है। 70 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे जा चुका है। ये ना 2005 का टेम्परेचर आपको मिलता है कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, इसी में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफ कोर्स पर्शियन गल्फ में आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। ये सारा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली बिकॉज ये हमारे आसपास के रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से आते हैं। नेक्स्ट अगर आप एशिया में बात करें तो देर इज टर्की एंड इसराइल, जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कंट्रीज में। टर्की के केस में आपको लिए क्या मिला कि ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। याद है हम लोग ने बात किया था कि स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स और बॉस्फोरस है, राइट? तो उसके केस में आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसका छोटा सा पार्ट आपको जो है ना यूरोप में भी जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एशिया और यूरोप दोनों को ये ट्रांसफर्स कर रहा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो एक साइड में मेडिटेरेनियन सी मिलता है, एक साइड में आपको ब्लैक सी भी मिल जाता है, राइट? इसमें डार्डनल्स और बॉस्फोरस के स्ट्रेट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। और यहाँ पे आपको जो सोर्स है टिग्रिस और यूफ्रेट्स का, वो आपको टर्की में, राइट? तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो हम लोग जनरली एसोसिएट करते हैं इराक के साथ, है ना, वो आपके सोर्स कहाँ पे है? तो वो आपको इसमें टर्की में देखने के लिए मिलता है। जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है माउंट अरारात, राइट? जहां पे आपको टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर निकलती हुई देखने के लिए मिलती है। इजराइल के केस में आपको क्या मिला? तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, स्पेशली है ना अभी रिसेंट के एक्टिविटीज के कारण। इसका कैपिटल है जेरूसलम, जो कि सीक्रेट है फॉर 3 डिफरेंट रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म और इस्लाम। इन्हीं को अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है ना। तो इन तीनों ही के लिए आपको जो जेरूसलम है बहुत सीक्रेट जगह मानी जाती है। यहीं पे आपको गोलन हाइट्स मिलता है ना। उसी के नीचे फिर आपको जो है क्या मिल रहा है कि डेड सी मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाकर के आप रेड सी में चले जाते हैं। वहीं पे आपको 2 एरियाज मिलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा वगैरह, है ना। उसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक तरफ है गल्फ ऑफ सुएज, दूसरा है गल्फ ऑफ अकाबा। वहीं से उसके ऊपर आप जा रहे हैं तो फिर आपको मिल रहा है डेड सी, उसके ऊपर गोलन हाइट्स, फिर ऊपर में आप सीरिया वगैरह की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो नीचे की तरफ आपको है रेड सी, वेस्ट की तरफ है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, यहीं पे आपको नेगेव डेजर्ट मिल रहा है, यहीं पे आपको रिफ्ट वैली है जॉर्डन के पास में जो है ना, वहां पे आपको खूब सारे अर्थक्वेक्स आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज इजराइल। अब इसी को आपको क्या करना है कि जो भी आप ये पढ़ रहे हैं इसको स्पेसिफिकली जो है ना मैप के ऊपर आपको मार्कआउट भी करते हुए चलना है। हम तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके दिखा सकते थे, बट अभी हम लोग को जो है ना थोड़ा सा रिविजन के सेंस में है, तो एटलीस्ट इन सब जगहों पे आपको फोकस जरूर करना है कि भाई गोलन हाइट कहाँ मिलता है ना, नेगेव डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि से फॉर एग्जांपल माउंट अरारात, द सोर्स ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ये आपको इसमें जो है ना कंट्री में मिल जाता है। इससे पहले जैसे हमने सऊदी अरेबिया के बारे में बात की तो जिद्दा आपको किस जगह का पोर्शन है। अब ये बिल्कुल अलग अलग है, कहीं पे जो है ना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कहीं पे इससे इंपॉर्टेंट है, बट ये सारा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले कंसिडरेशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे, जो यहाँ पे हमारा एशिया वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे अफ्रीका की तरफ, राइट? अफ्रीका की तरफ, राइट? इसमें हमारे पास मेजर कंट्रीज कौन कौन से देखने के लिए मिले? तो यहाँ पे इजिप्ट, राइट, अल्जीरिया, लीबिया, राइट, ये 3 इधर की तरफ हो गए। यहाँ पे आपको नाइजीरिया मिलता है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, और यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिल जाता है नीचे में। ठीक है, इस साइड में अगर आइए तो 2 इंपॉर्टेंट आपको आ जाएंगे। एक हो गया सोमालिया, क्योंकि वहां पे अभी सोमालिया सोमालीलैंड डिस्प्यूट चल रहा है, इस कारण से आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और जिसको कहा जाता है कि जहां से सारे ह्यूमंस की जो है ना सबसे अर्लीस्ट जो रिमेन्स पता है मिलते हैं हमें, वो है इथियोपिया, राइट? तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो गए। तो एक तरह से शुरू करें तो इजिप्ट, है ना, लिबिया, अल्जीरिया, उसके बाद नाइजीरिया, है ना, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, और उसके बाद बगल में सोमालिया। अब इथियोपिया के ही ऊपर में ना यहाँ पे इरिट्रिया है, राइट? यहीं से आपको जो है ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। एक यहाँ पे ग्रेट रेनेसां डैम आपको बन रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे ना आपस में इन कंट्रीज के बीच में स्पेशली जो है ना इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया वगैरह में आपस में काफी सारी जो है ना इसमें खटपट भी चल रही है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी बनने का चांसेस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक मिलती है, दैट इज लेक विक्टोरिया। इसी के पास में आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया है, इसी के पास में आपको आ जाएगा कौन सा? तो माउंट किलिमंजारो, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाएंगे। इसी से अगर आप देखें तो यहाँ से लगातार में आपको यहाँ पे ना बहुत सारे इसमें एरियाज ऐसे मिल रहे हैं जो इसमें लेक्स भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे, अगर आप इसको ट्रेस कर पाए
तो यहाँ पे लगातार में यहाँ पे आपको ऐसे जो है ना एरियाज हैं जो दिखा रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो हो रहा है ना दोनों प्लेटूज के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच में, वो आपको यहाँ पे फर्क यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो नीचे से अगर आप देखें तो यहाँ पे लेक न्यासा है, टंगानिका है, विक्टोरिया है, इस साइड में भी होता हुआ फिर पूरा ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इस साइड में अगर आप देखें तो अरेबियन सी है ना। इस साइड में अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशन है, राइट। तो इधर ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक, इधर में साउथ अटलांटिक ओशन आ जाता है। ये इक्वेटर कहाँ पे है, तो अगर हम लोग इसको ट्रेस करें इसमें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इक्वेटर आपको इस बीचों बीच यहाँ पे जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो इक्वेटर पे होने वाली कौन कौन सी कंट्रीज आपको मिलेंगी, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं कि अच्छा भाई कौन कौन सी जो है ना कंट्रीज आपको इक्वेटर पे है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आपके प्राइम मेरिडियन पे है, राइट। ये भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे डायरेक्टली अगर आप देखें तो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन वाले क्वेश्चंस, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले क्वेश्चंस, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये एकमात्र आपको ऐसी जो है कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको ये चारों इंपॉर्टेंट जो है ना जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक, अगर आप साइज वाइज देखिए तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना, सेकंड मोस्ट पॉपुलस भी है आफ्टर एशिया, राइट। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, केप्रिकॉन, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन चारों ही मिल जाता है ना। इसी में अगर आप देखिएगा तो चूंकि चारों हैं तो इसके मतलब ये भी हो गया कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट दोनों इसमें मिलेंगे, इक्वेटर के ईस्ट और वेस्ट दोनों इसमें, नॉर्थ और साउथ दोनों इसमें मिल जाएंगे। तो इट लाइज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर, इट लाइज इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फेयर। दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन ऑल द फोर हेमिस्फेयर्स, राइट। इसी में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे किससे सेपरेट करेगा, यूरोप से, और रेड सी इसको सेपरेट करेगा किससे, आपको एशिया से। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको पूरा साइनाई पेनिनसुला हो गया, सुएज कैनाल हो गया, है ना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। अब ये जिब्राल्टर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिला, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट। यहाँ पे है सुएज कैनाल, है ना, और ये वाला पोर्शन हो गया रेड सी का। ठीक है, ये जो अभी आपने कहा था ना, सुना था गल्फ ऑफ अकाबा, वो आपको ये वाला पोर्शन हो गया। ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, है ना, जो ऊपर में आपको यूरोप देखने के लिए मिलता है, नीचे में आपको अफ्रीका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज अबाउट अफ्रीका। अब हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ में पहुंच चलते हैं। ठीक है, अब इसके केस में कुछ कुछ जगहों के बारे में थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले सुएज कैनाल और रेड सी जो है ना, इसका पूरा कनेक्शन। तो रेड सी से ये कहानी शुरू होगी। ठीक है, ये अगर आप देखें तो यहां से ये आपको गल्फ ऑफ एडन से आप आए, बाबल मानदेव स्ट्रेट से आप घुसे और यहां पे आपको रेड सी मिला। उसके बाद आता है कौन सा, सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल के बाद आप आ जाते हैं मेडिटेरेनियन की तरफ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। दूसरा, ये पूरा ही रीजन जिसको आप कहते हैं कि भाई एक के बाद एक आपको यहाँ पे जो है ना लेक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये पूरा ही रीजन आ जाता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। अगर आपको स्पेसिफिकली थोड़ा फिजिकल मैप में देखें तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये पूरा ही रीजन जो है वो आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के थ्रू होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ऑफ कोर्स ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नाम ही है तो ये आपको ईस्ट अफ्रीका में मिलेगा, है ना। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। उसमें कुछ अगर नाम याद रखना हो तो टंगानिका, न्यासा, ये सब आपको, माली, मलावी, ये सब आपको यहीं पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट लेक है उसको आपको याद रखना है, विच इज लेक विक्टोरिया, राइट। एकदम ये इक्वेटर के ऊपर ऊपर आपको मिल रहा है, राइट। अब ये लेक विक्टोरिया जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, राइट। इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फर्स्ट कौन है, कोई बता पाएगा? अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, बट लेट्स सी, किसी को आइडिया है कि वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेक विक्टोरिया को लेकर के, है ना, ये अफ्रीका की ऑफकोर्स लार्जेस्ट लेक होगी। ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है एटलस माउंटेन, जो कि अफ्रीका की एकमात्र यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अफ्रीकन प्लेट इज इंटरैक्टिंग विथ द यूरेशियन प्लेट हियर, है ना। तो यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या हुआ, तो इसी में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मोस्ट ऑफ इट इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, है ना। बहुत थोड़ी ही एरियाज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है। तो मोस्ट ऑफ इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, हेंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मिलेगा, राइट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिवर आपको ध्यान में रखना हो तो ये कौन सी होगी? अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो रिवर्स हैं, एक तरफ से आ रही है ब्लू नाइल, एक तरफ से आ रही है व्हाइट नाइल।
उसके बाद ये नाइल रिवर बन करके इजिप्ट की तरफ जा रही है, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनाती है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो रिवर्स आपको यहाँ पे मिल करके, राइट, यहाँ पे दो रिवर्स आपको मिल करके बना रही हैं नाइल रिवर, राइट ना, ब्लू और व्हाइट नाइल, और उसके बाद फिर ऊपर में जाकर के इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसी के आसपास में आपको बसता हुआ देखने के लिए मिलता है। ये मतलब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ हमारे अपने कनेक्शंस भी बहुत बड़े रहे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर पे कौन कौन सी हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन सी हैं। अगर इसमें देखें अपने कैंसर से शुरू करें तो इस साइड से देखते हैं, यहाँ पे आपको इजिप्ट मिला, फिर आता है लिबिया, उसके बाद अल्जीरिया, है ना। अब इस साइड में देखिए तो नीचे से एक छोटा सा ऊपर आपको एक जाता हुआ देखने को मिल रहा है एरिया, दैट इज माली। ठीक है, तो माली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मॉरिटानिया मिल जाएगा, और फिर वेस्टर्न सहारा मिल जाएगा, मोरक्को ऊपर है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा मिल जाता है। इक्वेटर के पास में आए, अब अगेन हम लोग इस साइड से जिधर से भी आप शुरू करना चाहें, अगर हम लोग ईस्ट से शुरू करते हैं तो सोमालिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सोमालिया के बाद कीनिया, है ना। अब इसके बाद वाले को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे कंट्रीज है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस जगह पे हो जाता है युगांडा, राइट, युगांडा। उसके बाद आएगा डीआरसी, ये तो बहुत बड़ी कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद उसके जस्ट बाद आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो डीआरसी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दो अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद आप लास्ट में आ जाते हैं तो कौन सा आ जाएगा, गैबॉन। तो गैबॉन इज एन अफ्रीकन कंट्री ऑन द इक्वेटर। नीचे आ जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, है ना। अब ये आपके लिए अगर ईस्ट से शुरू कर रहे हैं तो आपको पहला कौन सा मिल रहा है, मेडागास्कर मिल रहा है, उसके बाद मोजाम्बिक आ रहा है, फिर आता है एकदम नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ किसका, तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब कौन सा बचा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक है बोट्सवाना, दूसरा है नामीबिया। ठीक है ना, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिल जाते हैं। अब हमने बात किया था कि यहाँ पे प्राइम मेरिडियन भी जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन को लेते हैं, ये वाले इस वाले लॉन्गिट्यूड को, इसमें आपको कौन कौन सी कंट्रीज मिल रही है। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, तो अल्जीरिया आपको मिला, उसके बाद आता है माली, राइट, उसके बाद अब आपको यहाँ मिल रहा है बुर्किना फासो, उसके बाद आएगा घाना। ठीक है, तो एक्चुअली में भरे ये बहुत लंबी सी यहाँ पे आपको लाइन देखने के लिए मिल रही है, बट आपको सिर्फ 4 ही कंट्रीज याद रखना है। अल्जीरिया ऊपर से, उसके बाद माली, फिर बुर्किना फासो, और इसमें जो है आपको घाना। ठीक है, ये सारे आपके मेजर तरीके से जो क्वेश्चन बनाने के कुछ चांसेस हैं वो इन सब से हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके कंसिडरेशन में, है ना, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाले कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। इनको हम लोग एक एक करके अब शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कहीं पे भी यहाँ तक कोई डाउट हो तो इसको पूछ करके क्लैरिफाई करके आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है जहाँ पे आपको कोई डाउट हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया था, उसके बाद हम लोग आ गए कि भाई इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से रीजन्स हैं, कहाँ पे एटलस मिल रहा है, कहाँ पे आपको सुएज कनाल मिल रहा है, मेडिटेरेनियन किस साइड में मिल रहा है, और कौन कौन सी कंट्रीज आपको इसमें ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग एक करके कुछ कंट्रीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमने कंट्री की बात करना है तो जो ब्रिक्स के भी मेंबर है दैट इज साउथ अफ्रीका, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ये कौन सा है, तो अगर आप देखें तो अभी मैप में हम लोग ने जस्ट देखा कि ये सदर्न मोस्ट अफ्रीकन कंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इट इज अ कंट्री दैट इज हैविंग कोस्ट लाइंस इन बोथ इंडियन एंड अटलांटिक ओशंस, राइट। तो इंडियन ओशन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड अटलांटिक टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट। इसमें अगर आप देखें तो अगर इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो ये एक बहुत ही लार्ज फ्लैट प्लेटो आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। इसीलिए आप कई एक बार देखते होंगे कि इस जगह पे जब मैचेस वगैरह होते हैं तो आपको एक बहुत ही पिक्यूलियर वहाँ पे आपको जो है ना पूरा का पूरा रॉक सिस्टम आपको मिलता है, राइट। वहाँ पे आपको जो है ना जिस तरह का आपको क्लाइमेट भी मिलेगा वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का मिलता है, अगर आप थोड़े मैचेस वगैरह फॉलो करते हैं, क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं तो। ठीक, इसमें अब आपको कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं जिनका नाम है वेल्ड्स, राइट। अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि वेल्ड्स कहाँ पे मिलते हैं, डाउन्स कहाँ पे मिलता है, प्रेरीज कहाँ पे मिलता है, स्टेपीज कहाँ पे मिलता है, हम लोग सबको देखते हुए चल रहे हैं। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेयर आर वेल्ड्स फाउंड, या फिर वेल्ड्स आर व्हाट काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक,
इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी मिनरल रिच कंट्री, और यहाँ पे आपको जो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का उसका नाम है केप अल्गुलास। इस अल्गुलास के ही नाम पे आपको अल्गुलास करंट देखने के लिए मिला था। अब ये वार्म है या कोल्ड करंट है, याद करिए थोड़ा सा, अगर याद करने का कोशिश करिए तो दिस इज अ वार्म करंट, है ना। इसका रोल भी है हमारे मानसून मैकेनिज्म में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये मोजाम्बिक करंट के बाद जो है आपको अल्गुलास करंट आपको आगे आते हुए देखने के लिए मिलेगा। इजिप्ट में देखें, अब ये सीधा साउथ से हम लोग एकदम जो है ना नॉर्थ की तरफ गए, तो दिस इज एट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, है ना। ये आपको बॉर्डर क्या कर रहा है, तो ऊपर में मेडिटेरेनियन है और इस साइड में रेड सी आपको मिल जाता है ना। यहीं पे आपको जो साइनाई पेनिनसुला है इसका एक पार्ट है, वहीं पे आपको सुएज कैनाल मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, है ना, और बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको सहारा डेजर्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपने कभी पिरामिड्स वगैरह का वो फोटोज और वीडियोस देखा भी होगा, तो उसके केस में भी इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको ये सहारा डेजर्ट वाला पूरा रीजन है ना, ये आपको काफ़ी डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक। यहीं पे आपको नाइल रिवर भी है, अभी हम लोगों ने देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही है उनके सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट में, है ना। यहीं पे आपको साइनाई पेनिनसुला भी मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो और दूसरे कंट्रीज में देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, दैट इज नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। ये दोनों ही आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री है, स्पेशली आप जो है ना नाइजीरिया के केस में। तो दिस इज लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका, है ना, और यहाँ पे पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ये सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक। ये आपको किस रीजन में आता है, तो दिस इज इन द साहेल रीजन। अब ये साहेल रीजन की कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो ये एक पूरा ना एक ट्रांजिशन जोन में आता है। साहेल रीजन की कंट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली अगर आप देखिएगा तो नाइजीरिया जो है वो साहिल रीजन में आ जाता है। इसमें अगर आप देखें तो इट इज बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ गुइना, है ना। अब इसमें आप गुइना कहीं इसमें कुछ कई जगहों पे प्रोनाउंसिएशन गिनी भी होता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ गिनी आपको मिल जाएगा, राइट। इसी जगह पे आपको स्लेव ट्रेड्स काफ़ी होते थे, इस पर्टिकुलर रीजन से गल्फ ऑफ गिनी से आपको स्लेव ट्रेड काफ़ी हो जाता है, ठीक है। इसके साउथ वाले पोर्शन में आपको रेन फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से आपने क्या देखा कि ऊपर में साहिल रीजन है, उसके बाद बीच में आपको आ जाता है सवाना ग्रासलैंड्स, और नीचे में आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये नाइजीरिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अल्जीरिया की तरफ चले तो नॉर्थ में ही है, राइट। ये पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। ये था आपको क्या मोस्ट पॉपुलस, ये था लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो अब यहाँ पे सहारा डेजर्ट अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है ना। दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द मेडिटेरेनियन बेसिन ऑल्सो। तो मेडिटेरेनियन के आसपास भी अब इसमें सब आ रहे हैं, स्पेन भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है, बट अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। इसमें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि चलिए मान लीजिए आपको अफ्रीका का याद रह जाएगा कि लार्जेस्ट है, बट ये मेडिटेरेनियन के आसपास का भी सबसे लार्जेस्ट यही है आपको कंट्री है ना। यहाँ पे आपको किस में क्या मिलेगा, तो ऊपर में आपको एटलस माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, अफ्रीका का ओनली यंग फोल्ड माउंटेन आपको मिलता है एटलस। उसके बाद नीचे वाले रीजन में आपको क्या मिलता है, तो मिडिल में आपको स्टेपी ग्रासलैंड्स मिलते हैं, है ना, और उसके बाद आपको पूरा सहारा वाला डेजर्ट वाला एरिया मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अपना कौन सा, तो अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका हमारा कवर हो जाता है। अब हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ठीक। अब इसमें जो है ना बहुत ही बेसिक सा है, कुछ कुछ चीजें। ऊपर में आर्कटिक ओशन होगा, राइट, इधर में पैसिफिक, इधर में अटलांटिक, राइट। और इसके अलावा आपको कौन कौन से वाटर बॉडीज मिल रहे हैं, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट मिल गया, है ना, तो अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग स्ट्रेट मिल जाता है। इस साइड में देखिए तो हमें ग्रीनलैंड देखने के लिए मिला, है ना, और उसी के थोड़ा सा इधर में आइसलैंड है। अब इन दोनों का नाम बहुत ही उल्टा है। ग्रीनलैंड आपको बहुत ज्यादा आइसी है, और आइसलैंड वहां पे आपको ग्रीनरी ज्यादा मिलती है। तो हमेशा रिवर्स करके इसको आप याद रख सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वहां पे आपको बहुत ही आइसी जो है ना पूरा का पूरा आपको एरिया मिलेगा, और आइसलैंड में ठीक ठाक वहां पे लोग भी रह लेते हैं और वहां पे आपको ग्रीनरी भी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप नीचे की तरफ आए तो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और इसका कनेक्शन जो है वो ग्रेट लेक्स के साथ है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेट लेक्स के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद आता है आपको स्पेशली कनाडा और इसमें यूएस के बीच में रॉकी माउंटेन्स। ये एक बहुत लंबा सा आपको जो है ना 49th पैरेलल देखने के लिए मिलता है ना। ये एक पूरा का पूरा बॉर्डर है जो कि अभी तक एटलीस्ट, है ना, अब ट्रम्प साहब इसमें कुछ चेंजेस करें तो अलग बात है, बट ये अभी तक एटलीस्ट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इट इज एन अनमैन्ड बॉर्डर, बहुत हजारों किलोमीटर तक का, ठीक है।
नीचे में आपको ऑफ कोर्स मेक्सिको मिल जाएगा, है ना। ये किस के ऊपर है, तो मेक्सिको इज ऑल्सो एग्जैक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये सिमिलर होगा आपको इंडिया के साथ, है ना। तो इंडिया में जैसे हमने पढ़ा था कि भाई एकदम बीचों बीच जा रहा है, उसी तरह से मेक्सिको में भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ऑलमोस्ट बीचों बीच आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता हुआ देखने के लिए मिलता है। इस साइड में गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जिसको ट्रम्प साहब बोलते हैं कि भाई ये गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नाम रखना चाहते हैं, है ना। बट अभी तक हम लोग इसको गल्फ ऑफ मेक्सिको के नाम से जानते हैं, आपको भी ऐसे ही याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड में आपको क्यूबा, और इधर में फिर आपको कौन कौन सा, हाइती मिल जाता है ना। नीचे वाले एरिया में आपको होंडुरास वगैरह मिलते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे है नाम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बट ये है नहीं यूएस की साइड में, ये एक्चुअली में पूरा आपको मेक्सिको के रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स। अब इसी में हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में जाकर के देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपको कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको मेजर डिविजन्स में अगर आप देखें तो ऊपर में कनाडा, यूएस, मेक्सिको, इधर में अलास्का आपको मिल गया, इधर में आपको ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है। नीचे में आपको और कुछ छोटे छोटे कंट्रीज देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके केस में इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना। और इसके बॉर्डर्स पे आपको कौन कौन सा मिला, तो आर्कटिक इन द नॉर्थ, पैसिफिक इन द वेस्ट, राइट, अटलांटिक इन द ईस्ट और गल्फ ऑफ मेक्सिको इन द साउथ आपको मिल जाता है, ठीक। इसमें कोई भी कंट्री नहीं है, एकमात्र ही कॉन्टिनेंट है जिसकी कोई भी कंट्री जो है वो लैंडलॉक नहीं है, राइट। आपको सारे कंट्रीज का जो है ना एक्सेस टू द सी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे आपको शिपिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, शिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो अगर आप देखें कि रशिया से इनका कैसे डिवीजन है, तो बेरिंग स्ट्रेट के केस में हम लोगों ने देख लिया अलास्का के साथ, ठीक है। और जो एकमात्र कनेक्शन इनका जो आपको साउथ अमेरिका के साथ है वो है किसके थ्रू, तो ये आपको मिल जाता है पैनमा का, आपको जो रीजन है वहां पे एकमात्र इनका लैंड कनेक्शन, बहुत ही नैरो कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है ना। ज्यादातर एरिया इसका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स को छोड़ करके ऑफ कोर्स, राइट। तो ज्यादातर एरिया आपको ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पार्ट हो जाता है। और इसी में अगर आप अलास्का में देखिएगा, है ना, यहाँ पे अलास्का में देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलता है माउंट देनाली, जो इसकी हाईएस्ट पीक हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स। अब इसी को हम लोग एक्सपैंड करते हैं धीरे धीरे। इसके केस में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका, तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स कि भाई यहाँ पे आपको जो है ना मेजर एरियाज कौन कौन से हैं, तो रॉकी माउंटेन्स हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है ग्रेट प्लेन्स का रीजन। ये देखिए, ये जो है ना आपको अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा एरिया जो ऐसे आपको मिल रहा है ना, ये आपको पूरा ग्रेट प्लेन्स का एरिया है। ऊपर में हो जाता है कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे हो जाता है गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसके बीच में आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप दो रिवर्स का याद रख सकें तो यहाँ पे आपको आ जाता है मिशिगन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये मिशिगन स्पेसिफिकली और भी बहुत सारे रीजंस के कारण इंपॉर्टेंट है, इनका जो है ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, बट मिशिगन रिवर, मिसिसिपी रिवर, यहाँ की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको मिल जाती हैं। इस साइड में आपको अपलेचियन माउंटेन्स आता है ना, इस साइड में अपलेचियन, इस साइड में आपको रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन देखिए, तो ये जो कैनेडियन शील्ड हमने बात की, ये कहाँ का रीजन है, ये आपको ऊपर का रीजन आपको मिल गया, है ना। और ये कैनेडियन शील्ड जो है ये आपको पूरा का पूरा एक प्लेटो रीजन मिल जाता है, राइट। तो ये आपको एक पूरा प्लेटो रीजन मिल जाता है, काफी हायर उसमें जो है आपको लैटिट्यूड्स में मिल रहा है, बट एक बहुत ही एक जो है ना फ्लैट एरिया है, रेज्ड एरिया विथ अ फ्लैट टॉप, ठीक है। ईस्टर्न रीजन मिक्स है, काफी सारी जगहों पे वहाँ पे आपको जो है अपलेचियन माउंटेन भी मिल रहा है, वहाँ पे लेक्स भी मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे मिक्स मिलते हैं। अब ये आइए जो आपके 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिस इज लेक सुपीरियर, राइट। अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड भी है ना, तो इसलिए यहाँ पे शिपिंग भी हो पाती है, और ये काफी डेप्थ वाले हैं तो काफी शिपिंग यहाँ पे हो पाती है। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट हमने देखा हुआ है, राइट, अफ्रीका के केस में। यहाँ पे अब आ जाता है लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज लेक सुपीरियर। उसके बाद आपको आएगा, इसके बाद एक के बाद एक देखते चलिए, तो यहाँ पे सुपीरियर यहाँ पे हुआ, फिर आता है मिशिगन, ठीक है। मिशिगन के बाद ऊपर में जाइए तो ह्यूरॉन आ गया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर आइए तो आयर और फिर ओंटारियो, ठीक है। तो आयर और ओंटारियो, ठीक है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयर, ओंटारियो, ठीक है। आयर रिवर से ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा,
कि आगे चल करके ना, ऑल्दो इतना इन डेप्थ में आपको ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको कुछ जो है ना, फिर आपको जो इसी जगह से एक कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा जो जा करके आपको शिपिंग लेन्स में भी जुड़ता है, वो सब भी है। बट ये पांचों लेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर, ठीक है, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर आयर और ओंटारियो, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसमें से जो आयर और ओंटारियो है, ये मिलकर के नायग्रा फॉल्स बनाते हैं, है ना। बहुत ही फेमस, अगर आप जानते होंगे, यहाँ पे एक एरिया है। तो नायग्रा फॉल्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है। और ये आपको कौन से दो लेक्स हैं, तो ये आपको इस साइड में अगर आप जो देखने को मिल रहा है ना, आयर और ओंटारियो, उसमें ओंटारियो इसमें लेक के पास ही आपको ओंटारियो एक इंपॉर्टेंट सिटी भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी है कनाडा का, ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका का बेसिक एस्पेक्ट। अब इसी में देखते हैं कि भाई वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कैनियन भी आपको मिलती है, विच इज कौन सी, तो यहाँ पे आपको मिलती है कौन सी, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ये किस साइड में है, ईस्ट है कि वेस्ट साइड में है, ये आपको इस साइड में देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो वेस्टर्न साइड के साइड में आपको ग्रैंड कैनियन मिल जाती है, ठीक है। विच इज़ द यहाँ पे कौन सी इसमें रिवर है यहाँ पे, तो कोलोराडो रिवर के ऊपर आपको ये ग्रैंड कैनियन देखने के लिए मिलता है। फिर मिसिसिपी रिवर जो है वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम मिल जाती है ना। यहाँ पे और भी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उसमें है प्लेटूज हैं। कैनेडियन शील्ड एक हुआ, बट इसके अलावा कोलोराडो प्लेटू भी है, राइट। फिर ब्रिटिश कोलंबिया, है ना, यहाँ पे इस रीजन में आपको ब्रिटिश कोलंबिया मिल जाता है, राइट। मैक्सिकन प्लेटू भी आपको मिल जाती है, बट हाँ, कैनेडियन शील्ड एक बहुत बड़ा रीजन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक इसमें पर्पसेस में। तो ईस्टर्न साइड में भी आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़े बड़े हैं, और वेस्टर्न साइड में तो ऑफकोर्स हैं ही, जहाँ पे आपको ये स्पेशली जो टेक्नोलॉजी कंट्री इसमें कंपनीज हैं, वो आपको इस साइड में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ऊपर में इनकी एक स्टेट है वॉशिंगटन, और यहाँ पे कैलिफोर्निया, इन दो चीज जगहों पे आपको काफ़ी मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे एरिजोना है, यहाँ पे अभी एआई रिलेटेड जो है ना डाटा सेंटर्स और ये सब भी काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक आपको रेंज देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक यहाँ पे रियो ग्रांडे रिवर है, रियो ग्रांडे रिवर है, जो कि बॉर्डर्स बनाती है यूएसए और मेक्सिको के बीच में, ठीक है। फिर अगर आप देखें कि ऊपर में कनाडा के केस में तो मैकेंजी रिवर है, जो कि उनकी लॉन्गेस्ट रिवर हो जाती है, ठीक है। कोलोराडो रिवर आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे वो आपको बना रही है ग्रैंड कैनियन बना रही है, ठीक है। दैट इज अ गुड इनफ एरिया अबाउट आइडिया अबाउट नॉर्थ अमेरिका। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई आपको किस जगह पे आपको इसमें किस नाम से बुलाया जाता है साइक्लोन्स को। तो अगर देखें तो टुवर्ड्स द जो आप कहिएगा कि आज का जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, इसमें आपको हरिकेन्स और टोर्नाडोज के नाम से इसमें जो है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बुलाया जाता है। अब यही आपको जो है ना, जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाइएगा तो विली विली के नाम से हो जाता है ना। उसके बाद आप अगर इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट नाम हैं, बट हरिकेन्स और टोर्नाडोज यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के यहाँ पे नाम है नॉर्दर्न अमेरिका में। इसी में अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं उनका नाम आता है प्रेरीज। सो वेयर वुड यू फाइंड प्रेरी ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो प्रेरीज जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। दीज आर अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, नॉट ट्रॉपिकल बट टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पे राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, इन सब का ठीक ठाक यहाँ पे जो है ना आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको प्रोडक्शन होता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर में अगर आप देखें तो इस जगह पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो करंट्स की बात की थी। एक यहाँ पे था वार्म करंट बाय द नेम ऑफ अलास्कन करंट, है ना। और इस साइड में है लैब्राडोर सी की तरफ आता हुआ लैब्राडोर करंट, जो कि है कोल्ड करंट। तो ऊपर से आ रहा है तो कोल्ड करंट, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वार्म करंट, ठीक है। तो उस साइड में है अलास्कन, इस साइड में है लैब्राडोर करंट, ये आपको कोल्ड करंट है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे में आइए, यहाँ पे जो क्यूबा आपको देखने के लिए मिलता है, क्यूबा में आपको ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स मिलेगा, राइट। और यहाँ पे आपको जमैका के पास में जो आपको एरिया मिलेगा, जो वेस्ट इंडीज में आपको एक जमैका नाम की कंट्री है, वहाँ पे आपको बनाना प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको हम लोग साथ में देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा पहला, तो दिस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स द यूएसए, ठीक है। इसमें यूएस के केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं, बट अभी चूंकि हमारे पास जितना समय है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो पहला अगर हम लोग यूएसए के बारे में देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि कनाडा, यूएस और चाइना के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, तो इसके केस में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है।
पॉपुलेशन वाइज ईजी है, इंडिया, चाइना और फिर यूएसए। फोर्थ कौन सा था, हम लोग देखे हुए हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि फोर्थ कौन सा आपको देखने के लिए मिला था, है ना। लेट्स सी कौन बता पाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एरेबल लैंड्स, मतलब एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एरिया मिल जाता है, ठीक है। यहीं पे आपको जो है ना पूरा ईस्टर्न साइड में आपको कोस्टल प्लेन्स मिल जाते हैं जो बहुत ही अगेन जो है ना रिच हो जाते हैं, ठीक। अप्लेचियन हाईलैंड जो आपको ईस्ट में देखने के लिए मिला था, राइट, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स भी मिल जाते हैं, ठीक। इसमें अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो जहाँ पे मिसिसिपी और ये मिजूरी रिवर है, वहाँ पे आपको ग्रेट प्लेन्स इनका मिल जाता है एरिया, ठीक है। रॉकी सिस्टम आपको वेस्ट की तरफ मिल रहा है, प्लेटोज में आपको कोलंबिया और कोलोराडो प्लेटो मिल गया, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो यूएस कनाडा के बॉर्डर के बारे में हमने बात किया कि इट इज एन अनमैन्ड बॉर्डर, और यहीं पे आपको ग्रेट लेक्स भी मिल गया, वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। अलास्का जो है आपको जो यहाँ पे रशिया के साथ आपको एरिया में देखने के लिए मिल रहा है, वो आपको प्लेन एरिया है, इट्स अ फ्लैट टंड्रा प्लेन, है ना। और हवाई जो आपको पैसिफिक के बीच में मिलता है, इट इज ऑफ किस तरह का ओरिजिन, तो यहाँ पे अब आपको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म मिलता है, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, बट कहाँ पे हैं, तो पैसिफिक के बीच में, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग कनाडा के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड की रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, बाय एरिया, है ना। यहाँ पे आपको 49th पैरेलल जो है उसको 49 डिग्री लैटिट्यूड या 49th पैरेलल ये इसका बनाता है सदर्न बाउंड्री, किसके साथ में, तो यूएस के साथ में। इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विथ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे, तो जिसके आसपास में आपको खूब सारा, जैसे हमारे यहाँ पे भी हुआ ना कि जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़्यादा टर्निंग्स मिल जाते हैं, जैसे आपको बंगाल के साइड में मिल जाता है, ठीक है, तो वो काफ़ी लंबी बॉर्डर बन जाती है, फिर आपको गुजरात के साइड में काफ़ी बड़ा आपको बॉर्डर मिल जाता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, राइट। अब ये लैंड बॉर्डर बहुत ही यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इट इज एन अनमैन्ड बॉर्डर, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स अलोंग द सदर्न बॉर्डर, जो कि आपको क्या मिल रहा है, यूएस के एकदम जो है ना पास पास में मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही एक रीजन है जो कि आप कहिएगा कि ऐसा क्लाइमेट दे पाता है जिसमें ह्यूमंस जो है ज़्यादातर अच्छे तरीके से कंफर्टेबली रह पाते हैं, ठीक। इसमें अब अगर आप देखें तो इट हैज़ 20 लाख लेक्स इनसाइड इट, ठीक है। सो 20 लाख से ज़्यादा आपको यहाँ पे आपको लेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी में आपको अगेन प्रेरी ग्रासलैंड तो मिलेंगे ही, है ना। मेजर इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो है ना आपको क्या कौन कौन से इसमें मिलेंगे, तो यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज में आपको पेपर और वुड का मिल जाता है, यूरेनियम हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिलेगा, जिंक, एमरल्ड्स, डायमंड्स, कॉपर, राइट। और जैसे ही आप इसके आर्कटिक वाले रीजन में गए, मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले रीजन में गए, तो इट इज अ परमाफ्रॉस्ट, राइट। यहाँ पे बिल्कुल ही ठंडा प्रदेश आपको मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को साथ में करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग अलग से करेंगे जब हमारे सारे जो है ना कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके केस में ना, जैसे एशिया के केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें कंट्रीज़ हैं वो आपको एक साथ देखने पड़ते हैं, बट इसके केस में थैंकफुली जो है हम लोग इसके बाद वाले में अब देखेंगे कि उतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, यूरोप के केस में फिर अगेन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपको कंट्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि हम इन अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए निकाल करके यहाँ पे लेकर के आ गए, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ में करना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसके बचे हुए सेक्शन को। ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।